नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात करेंगे क्यों एनसीपी के तमाम दिग्गजों को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। सबसे पहले सुप्रिया सुले, फिर मुखिया शरद पवार और आखिर में अजीत पवार पार्टी में टूट से इनकार कर रहे हैं लगातार। लेकिन इतनी ज्यादा सफाई का मतलब क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि सुप्रिया सुले ने ऐलान किया है कि अगले 15 दिन में केंद्र और महाराष्ट्र में 2 बड़े राजनीतिक धमाके होने वाले हैं। आगे दिखाएंगे आपको इस बयान के क्या है मायने। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी साक्षी का। नमस्कार, चार के वार में मैं साक्षी मिश्रा। दूसरी खबर आपको बताऊंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट माफिया अतीक अहमद के मर्डर पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। जी हां, लेकिन अब अतीक को मारने वाले 3 शूटर्स को जान का खतरा खड़ा हो गया है। नैनी से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किए गए तीनों शूटर्स का संपर्क बाकी कैदियों से काट दिया गया है। उनके चारों तरफ दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। इस खबर के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर की ओर बढ़ते हैं मेरी सहयोगी अमृता के साथ। तो चलिए तीसरी खबर का रुख करते हैं। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। मुंबई पुलिस की बात करेंगे। मुंबई पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी करते हुए एक ठगी करने वाले बेहद खतरनाक लोन ऐप का भांडाफोड़ किया है और इस गैंग के लोग ग्राहक को लोन देकर उसके फोन को हैक कर लेते थे, जिसके बाद शुरू होता था उसे पूरी तरह से लूटने का खेल। अब मुंबई पुलिस ने दिल्ली में छापा मारकर एक आरोपी को पकड़ा है और उससे मिली जानकारी ने सभी को हैरान कर दिया है। ये जानकारी क्या है आपको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी पलक का। बिल्कुल, तो चार की वार में आखिर में बात होगी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए के कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई की 7 दिनों की हिरासत दी गई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने कस्टडी खत्म होने के बाद सबूत पेश करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने एजेंसी को कहा है कि वो लॉरेंस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे। मतलब दूसरों को डराने वाले माफिया भी इस दौर में डरे हुए हैं। लेकिन उसके पहले रुख करेंगे पहली बड़ी खबर के लिए शिखा का। चलिए तो चार के वार की करते हैं शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी के साथ। देखिए, अमित शाह से गुप्त मीटिंग और बीजेपी में शामिल होने पर अजीत पवार की सफाई की खबर की गर्माहट कुछ धीमी पड़ी ही थी कि उनकी बहन और एनसीपी मुखिया शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बयान ने फिर से राजनीतिक उबाल को शिखर पर पहुंचा दिया। इसके बाद शरद पवार मीडिया के सामने आए और आखिर में एनसीपी को बड़ा झटका देकर खुद अजीत पवार ने फिर से सफाई पेश की। जब एक ही मसले की सफाई इतनी बार देनी पड़े तो साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में एनसीपी महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव जरूर होगा। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद तेजी से हलचल बन और बदल रही है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को अजित पवार ने ट्वीट के जरिए खारिज किया ही था कि उनकी बहन सुप्रिया सुले के बयान ने फिर से सियासी सनसनी खड़ी कर दी। एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी ने मीडिया के सामने आकर अगले 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होने का दावा किया। सुप्रिया के मुताबिक आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में 2 बड़े धमाके होंगे। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया का रुख अजित पवार के लिए नरम भी रहा। उन्होंने अजीत को फल वाले पेड़ की संज्ञा दी। इसके साथ ही सुप्रिया ने अजीत की नाराजगी को भी नकार दिया। अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। एक विस्फोट दिल्ली में तो दूसरा महाराष्ट्र में होगा। मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजित दादा को हर कोई चाहेगा। अजित दादा नाराज नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर में महाविकास आघाड़ी की बैठक में जयंत पाटिल का भाषण नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वह नाराज है। ये सब अफवाहें हैं कि अजित पवार नाराज हैं। केवल उन्हीं पेड़ों पर पत्थर मारे जाते हैं जिनमें अधिक फल लगते हैं। वहीं इससे पहले अजित पवार ने एक ट्वीट के जरिए खुद के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर विराम लगाने की कोशिश की थी। इस दौरान अजित अमित शाह से गुप्त मुलाकात और एनसीपी में पुणे रैली में शामिल न होने पर सफाई देते नजर आए। अजित पवार ने एक ट्वीट में कहा, मैं खारघर नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में लू लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और बीमार लोगों से मुलाकात करने के लिए सोमवार की सुबह तक MGM अस्पताल में मौजूद था। मेरा 17 अप्रैल का कोई भी निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। मैं मुंबई में हूँ। ये खबर कि मैंने मंगलवार को विधायकों की बैठक बुलाई है, ये खबर मीडिया में प्रकाशित की जा रही है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। मैंने विधायकों या पदाधिकारियों की कोई बैठक नहीं बुलाई। लेकिन सुप्रिया के बयान के फौरन बाद अजित ने एनसीपी के नामो निशान हटाने शुरू कर दिए। शरद पवार के भतीजे ने ट्विटर अकाउंट से पार्टी का लोगो हटा दिया। इसके बाद बदलाव का कारवां आगे ही बढ़ता गया।
हालांकि अजित पवार की एक बगावत नाकाम हो चुकी है जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्लान किया था। हालांकि चंद घंटे में ही उनकी कोशिश असफल हो गई और यू टर्न लेते हुए शरद पवार की रहनुमाई में अजित पवार ने उद्धव ठाकरे सरकार में डिप्टी सीएम का ओहदा ग्रहण कर लिया। लेकिन इस बार जब अमित शाह ने अजित पवार की मुलाकात पर शरद पवार से सवाल किया तो एनसीपी मुखिया ने कहा कि भतीजा फैसला लेने के लिए आजाद है। शरद पवार को राजनीति का माहिर खिलाड़ी मानते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथों से पुश्तैनी पार्टी निकल गई, शरद पवार एनसीपी के साथ कुछ वैसा होते कभी नहीं देखना चाहेंगे। महाराष्ट्र की हालिया सरकार पर कुछ रोज बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। वहीं बीएमसी चुनाव भी सामने है, पर सबसे बड़ा सवाल भविष्य क्या है। अजित पवार के साथ शरद पवार को भी पता है कि इस दौर में सत्ता सुख सिर्फ बीजेपी के साथ ही भोगा जा सकता है। विधायक भले ही शरद पवार की मर्जी के बगैर पलायन न करे, लेकिन अगर अजित ने ठान लिया तो एनसीपी में टूट हो सकती है। ऐसे में जिस तरह के संकेत सुप्रिया सुले ने दिए हैं, तो मुमकिन है कि दो बड़े सियासी धमाकों को शरद पवार की अगुवाई में अब अंजाम दिया जाए। सुप्रिया के साथ अजित भी एक ही कश्ती में सवार नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ दी है। अजित पवार ने कहा कि वे एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। एनसीपी जो भी तय करेगी मैं वहां रहूंगा, ऐसी बात उनके द्वारा कही गई है। आज मुझसे विधायक मिलने आए थे, ये रूटीन काम के लिए आए थे, इसका अलग मतलब मत निकालो। मैं पार्टी और शरद पवार के प्रति बहुत वफादार हूं और जो वे कहेंगे वही करूंगी। जो मैसेज और अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह सब हमारे खिलाफ साजिश है। देश में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें किसानों को हैं। लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, ट्विटर अकाउंट से पार्टी का लोगो हटाने के बाद अजीत पवार सामने आए और कहा कि वो एनसीपी में थे और आगे भी रहेंगे। तो वहीं शरद पवार ने अपने अंदाज के मुताबिक कहा कि एनसीपी में सब कुछ सामान्य है, लेकिन सुप्रिया सुले का बयान और अजीत पवार का अंदाज बयान कर रहा है कि शांत समुद्र के अंदर बड़ी हलचल तैयार हो चुकी है। सुनिए शरद पवार ने क्या कहा। ये बातें मीडिया की देन है, मेरे दिमाग में नहीं है। मैं मुंबई जा रहा हूँ। हम पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और विचार नहीं है। सभी नेताओं की तरह अजित पवार भी चुनाव में व्यस्त हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग सिर्फ खबर बना रहे हैं, इसके अलावा इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। जो चर्चा आपके मन में, वो हम में से किसी के मन में नहीं है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। मैं एनसीपी के बारे में कह सकता हूं कि इस पार्टी में काम करने वाले सभी नेता एक विचार से पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि विधायकों की बैठक है, ये बात बिल्कुल झूठी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अजित पवार भी काम में व्यस्त हैं। मैं यहाँ हूँ, इसके अलावा बैठक बुलाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ आशीष सीधा मुंबई से लाइव जुड़ चुके, साथ ही कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। आशीष, सबसे पहले आपका रुख मैं करूंगी, जिस तरीके से मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी फिजाओं में तमाम तरीके के सवाल तैर रहे हैं, जिस तरीके से क्या अब अजित पवार ने नई दिशा तलाश कर ली है, क्या उन्होंने बीजेपी में जाने का मन बना लिया है, इस तरीके के तमाम सवाल अब सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। जी, लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं इस खबर को लेकर वो बनी हुई हैं। कुछ ही देर पहले अभी मैं बीजेपी हेडक्वार्टर पे हूँ। यहाँ महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यालय है। वहाँ महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी बात की उसके बारे में, और उन्होंने बताया कि जो क्रेडिबिलिटी है अजीत पवार की, उस पर बार बार क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। और अजीत पवार ने भी यही बात की। कुछ देर पहले जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया से जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरें प्लान कर रहे हैं। अब अजीत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या उनकी पार्टी के लोग हैं, क्या उनके परिवार के लोग हैं जो खबरें प्लान कर रहे हैं? क्या उनका इशारा अपने चाचा की तरफ है, बहन की तरफ है, किस तरफ है? क्योंकि अंडर करेंट जो चीज़ें हैं लगातार महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, वो बनी हुई हैं और अजीत पवार उसके केंद्र बिंदु में हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो दूर से देख रही है, क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार जो दूध से जला हुआ है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और बीजेपी नहीं चाहेगी कि कहीं से भी
अजीत को लेकर वो ऐसा कोई कदम उठाया जिसकी वजह से उनकी किरकिरी फिर से हो। ठीक है आशीष, अब लगातार बने रहिए। अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, लगातार सवाल यही उठ रहे हैं, इसी बात का जिक्र खुद आशीष भी कर रहे थे, आखिर बीजेपी को अजीत पवार की जरूरत क्यों है? हालांकि एनसीपी की तरफ से बार बार यही दोहराया जा रहा है, लेकिन फिर सुप्रिया सुले का बयान पूरी तरीके से उलट है। शिखा, देखिए, थोड़ी इस घटना को लेकर फ्लैशबैक में हमें जाना चाहिए। आपको याद होगा जब विधानसभा के चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के, उसके बाद जो सियासी समीकरण बन रहा था, उस समीकरण में अजीत पवार ने अपने आप को फिट किया था देवेंद्र फडणवीस के साथ, और वहां भी वो 80 घंटे की सरकार में शामिल हुए थे। बाद में वो सरकार का पटाक्षेप हो जाता है और फिर अजीत पवार अपने चाचा के घर वापस आ जाते हैं। चाचा का दबाव भी था। जो बातें कही जा रही है, जिसका जिक्र आशीष भी कर रहे थे कि अजीत पवार की क्रेडिबिलिटी पे क्यों शक है, ये क्रेडिबिलिटी पे कोई और शक नहीं कर रहा। अजीत पवार के जो राजनीतिक टिप्पणियां हैं, राजनीतिक काम है, वही शक करवा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने चाचा के बयानों से अलग जाकर अपनी एक लाइन खींची, और वो लाइन बीजेपी को सूट करती थी। इसलिए तब से ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ जाएंगे। और उसके बाद तमाम तरीके की ऐसी अटकलें रही, तमाम तरीके के ऐसे काम रहे जिसमें अजीत पवार के ऊपर जो शक थी वो उसकी गुंजाइश ज्यादा होने लगी, और अब भी ये गुंजाइश ज्यादा है। आज अजीत पवार को खुद सामने आकर ये कहना पड़ा कि वो एनसीपी में है, लेकिन उसके पहले आप देखें, जिसका जिक्र आप कर रही थी, ट्विटर हैंडल से अजीत पवार ने एनसीपी का लोगो हटा दिया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आखिर आप चाचा के एनसीपी में रहना चाहते हैं, ट्विटर से लोगो हटाते हैं, तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है एक नाथ शिंदे की सरकार के ऊपर, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये कदम रखे जाएंगे। क्योंकि अगर जो मैं कह रहा था 16 एमएलए के 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, अगर वो विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए, तो देखिए, माफिया अतीक अहमद मारा जा चुका है, लेकिन अब उसको मारने वाले तीनों शूटर्स पर हमले का अंदेशा बढ़ गया है। वहीं माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए यूपी पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, नए नए खुलासे कर रही है। तो इसके साथ राजनीति भी मुनाफे के हिसाब से नए नए चेहरे दिखा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट अतीक हत्याकांड की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी के सबसे बड़े माफिया के सनसनीखेज मर्डर पर सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। इस बीच पता चला है कि अतीक को उसके ऊपर होने वाले हमले की जानकारी पहले से मिल गई थी। सूत्रों के मुताबिक एक अनजान शख्स ने अतीक के पास पहुंचकर होने वाले अटैक की जानकारी उस तक पहुंचा दी थी। हालांकि इंफॉर्मेशन होने के बाद भी अतीक कुछ नहीं कर पाया। 3 लड़कों ने भारी पुलिस फोर्स के बीच अतीक को उसके भाई के साथ गोलियों की बौछार कर मौत के घाट उतार दिया। पर अब इन 3 शूटर्स की सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। नैनी से प्रयागराज जेल शिफ्ट करने के बाद डीएम और एसपी खुद जेल में उनकी सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। 15 पुलिस वालों को 3 शूटर्स की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैनात किया गया है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। जेल प्रशासन ने किसी भी दूसरे कैदी की पहुंच से 3 हमलावरों को दूर कर दिया है। इस बीच ये भी पता चला है कि अतीक हत्याकांड में सबसे अहम रोल सनी का रहा था, जबकि लवलेश और अरुण जेल में एक दूसरे के करीब आए थे। जल्दी एसआईटी तीनों से पूछताछ कर वारदात वाली जगह पर सीन को रिक्रिएट करेगी। भले ही विपक्ष और कई लोग अतीक के मर्डर पर चिल्ला रहे हों, लेकिन सीएम योगी की सरकार में माफिया पर बुलडोजर की मार लगातार जारी है। अब फरार गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस लगा दिया गया। जल्दी उमेश पाल के हत्यारे का आशियाना धूल चाटता हुआ नजर आएगा। फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम के बारे में पुलिस को एक और बड़ी जानकारी मिली है। अतीक के मौत के बाद उसने एक करीबी से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली थी। इस दौरान उसकी लोकेशन कर्नाटक में ट्रैक हुई है। वहीं मीडिया के सामने अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता का एक और लेटर सामने आया। इस ओपन लेटर में खुलासा हुआ है कि शाइस्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 3 बार मिलने की नाकाम कोशिश की थी। अतीक, भाई अशरफ, उसका बेटा असद और कई गुर्गे उमेश पाल के मर्डर के बाद दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन माफिया को मिट्टी में मिलाने के इरादे से साफ कर देने वाले योगी आदित्यनाथ अपने काम पर डटे हुए हैं। एक तरफ शाइस्ता लेटरबाजी को जाहिर कर बचने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस उसके छिपने के किसी भी ठिकाने को नहीं छोड़ रही। मुंबई, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा समेत कई जगह पर
पुलिस की रेड पर रेड चल रही है। इस बीच पुलिस ने शाइस्ता की मदद करने वाले 20 से ज्यादा लोगों की पहचान की है। वाराणसी में अतीक के बहनोई से भी फरार शाइस्ता की पूछताछ हुई है। प्रयागराज में सरेआम मारे गए अतीक अहमद ने साबरमती जेल में रहते अभी खुद के मारे नहीं जाने की भविष्यवाणी की थी। अतीक के मोबाइल चैट से ये खुलासा हुआ है कि उमेशपाल हत्याकांड से पहले अतीक ने जेल से धमकी देते हुए मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। अतीक ने लिखा था कि कम लफ्जों में समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। इसके साथ ही अतीक खुद पर कसते योगी आदित्यनाथ और जांच एजेंसियों के शिकंजे से भी बौखला गया था। मोबाइल चैट में खुलासा हुआ है कि अतीक किसी तरह की मध्यस्थता करवाकर इस मसले से निकलना चाहता था। वही मामले की तह तक जाने के पीछे पड़े जांच दल को पता चला कि दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग में अतीक के पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति थी। अतीक की करोड़ों की प्रॉपर्टी के बारे में ईडी ने आज प्रयागराज के बिल्डर संजीव अग्रवाल से भी पूछताछ की है। जांच में सामने आया है कि एमपी के एक हीरा कारोबारी के साथ भी अतीक का बड़ा मनमुटाव हुआ था। समाजवादी पार्टी से तो अतीक का रिश्ता सरेआम है। बीएसपी सांसद अफजल अंसारी के मुताबिक अतीक को 3 नहीं बल्कि 5 शूटर ने मौत के घाट उतारा था और इसके पीछे बड़ी साजिश है। ये षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, और दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले, और वो 3 ही मारे हैं। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे, उनमें 3 के लिए ये भूमिका थी। उनका ये रोल था कि तुम लोग जल्दी जल्दी जय श्री राम का नारा भी लगाना और सिलेंडर भी करना, और जब वो गिरे पड़े हों मरणासन्न स्थिति में तो दौड़ दौड़ के उनके ऊपर भी फायर भी करना, ताकि जल्दी जल्दी फिल्म भी बना के दिखाया जाएगा यही तीनों हैं, यही तीनों। और एक के सिपाही 2 आदमी को अखबारी में ऐसे पकड़े जैसे कबड्डी का मैच खेल रहा हो। तो ये अभी जो असली उसमें जो शूट करने वाले थे, ये तो तीनों थे ही, इसके अलावा भी थे। अफजल अंसारी ने अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की जान को भी खतरा बताया है। बहन जी के सांसद एक तरफ षड्यंत्र के तहत अपने चहेतों की हत्या की आशंका जता रहे हैं, पर दूसरी तरफ उनको भरोसा है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। जमीयत उलेमाए हिंद ने भी एक बयान जारी कर अतीक की हत्या को कानून की नाकामी करार दिया। जमीयत ने इस मसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दखल की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, मुंबई पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तारी करते हुए लोन के जरिए ठगी करने वाली एक ऐप का भांडाफोड़ किया। लोन ऐप की आड़ में ये गैंग लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक करने की धमकी देकर बड़ी ठगी को अंजाम दे रहे थे। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मुंबई पुलिस ने लोन ऐप के जरिए लोगों को बदनाम करने की धमकी देकर ठगने वाले एक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इसका गैंग ऐप के जरिए लोन देकर ज्यादा पैसे की डिमांड करता था। अगर सामने वाला पैसे नहीं देता तो इसके फोन को हैक करके पर्सनल जानकारी सरेआम करने की धमकी दी जाती। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त करते हुए कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। पुलिस के मुताबिक एक पेज डिजाइनर ने स्विफ्ट रुपे ऐप से 18,000 लोन के लिए अप्लाई किया था। कंपनी ने लोन पास कर फीस काटकर महज 10,800 रुपए पेज डिजाइनर को थमा दिए। इसके बाद ग्राहक ने 6,200 रुपए की पहली किश्त भी कंपनी के पास जमा करा दी। इसके बाद 7,200 रुपए की एक और किश्त भी जमा करा दी गई, लेकिन इसके बाद ठगों ने अपना असली चेहरा जाहिर किया। डरे हुए शख्स ने कंपनी को 40,000 रुपए लौटा दिए, लेकिन उनका लालच और पैसे की डिमांड बढ़ती गई। पेज डिजाइनर अब ज्यादा पैसे चुकाने की हालत में नहीं था, तो इसके बाद उसका फोन हैक करके निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई।
ये जो स्विफ्ट रुपी करके जो लोन ऐप है, वहाँ के सामने वाले सिस्टम से उनको मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप आपने अभी तक हमारा लोन पूरा पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट कर दो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज़्यादा पेमेंट किया है। तो इसमें फिर वो जो सामने वाले जो स्विफ्ट रुपी के जो ऑपरेटर सिस्टम थी, उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि भाई आपको हमारा पेमेंट करना है, नहीं तो हम आपका जो डाटा हमारे पास है वहाँ पे आपकी सब डाटा, आपके सब फ्रेंड सर्कल में आपके डिफेमेशन हम कर देंगे। पुलिस ने इस मामले की जानकारी होने पर 4 टीमें लगाकर आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आखिरकार दिल्ली से लियाकत अली, शौकत अली को दबोचा गया। पुलिस को उम्मीद है कि लियाकत से पूछताछ के बाद जल्द ही पूरे गैंग पर शिकंजा कसा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।